नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि स्टडी एट होम जो चैनल है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री लेकर विभिन्न परीक्षाओं की जानकारी अवेलेबल करवाता है। तो देखिए साथियों, आज की वीडियो में अपन जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और इनके साथ उनकी व्याख्या भी देखेंगे। उससे संबंधित आपको 1% से 2-3% तैयार होंगे। आप ऐसे समझना कि यदि हम 25% हल कर रहे हैं तो कम से कम 50-60% आपके विज्ञान से संबंधित तैयार हो रहे हैं। और आने वाली एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ये दोस्तों, एक बात यह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और पास में लगे बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जो भी आपको वीडियो मिले वो सबसे पहले मिले और उस जानकारी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो चलते हैं साथियों आज के क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। एक ऑप्शन है सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और परभक्षी। 4 ऑप्शन है ना साथियों। तो देखिए, जो जीव जंतु पेड़ पौधे और जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं ना, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सर्वाहारी कहते हैं। तो देखिए, इसकी व्याख्या करते हैं। शाकाहारी, पहले शाकाहारी की परिभाषा बता देता हूँ आपको। शाकाहारी कौन होते हैं? भोजन है वो वनस्पति से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी में उदाहरण है गाय, बकरी और भैंस, ये शाकाहारी जानवरों के उदाहरण हैं। उसके बाद मांसाहारी, देखिए मांसाहारी है ये भोजन के लिए अन्य जीवों का भक्षण करते हैं। मांसाहारी केवल अन्य जीवों का भक्षण करते हैं, ठीक है। मांसाहारी का उदाहरण है शेर और चीता। आगे देखिए सर्वाहारी जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी, ये भोजन के लिए एक तो वनस्पति पर निर्भर करते हैं और अन्य जीवों दोनों का भक्षण कर सकते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। इनके उदाहरण है चूहा, कुत्ता और मनुष्य। देखो ये उदाहरण दिए हुए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, जानते हैं परजीवी कौन होते हैं। परजीवी वो जीव होते हैं जो दूसरे सजीवों के ऊपर, यानी दूसरे सजीवों के ऊपर या अंदर रहकर, उनके अंदर रहकर भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में कोई जीव है तो वो अंदर रहकर भी अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। परजीवी के उदाहरण है साथियों फीताकृमि, अमरबेल और प्लाज्मोडियम, ये परजीवी के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, कीटाहारी पादप कौन सा है। कीटाहारी पादप कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कुस्कुटा, दूसरा है यूट्रिकुलेरिया, तीसरा है मोनोट्रोपा और चौथा है ओरोबैंकी। तो साथियों, इसमें कीटाहारी का मतलब होता है जो कीटों का हरण करता है। क्या करता है? कीटों का हरण करता है। इसका आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। क्या होगा साथियों? यूट्रिकुलेरिया इसका आंसर होगा। देखिए, यूट्रिकुलेरिया एक कीटाहारी पादप है। क्या है? कीटाहारी पादप है, जिसकी पत्तियां, ये एक पादप है, जीव नहीं है, ये ध्यान रखना। कीटाहारी पादप है और इसकी पत्तियां है वो छोटे छोटे खंडों में बंटी रहती है, यानी टुकड़ों में बंटी रहती है। और कुछ खंड रूपांतरित होकर एक थैली बना लेते हैं, यानी थैली जैसी संरचना बना लेते हैं। और उस थैली में क्या होता है? एक खोखला कक्ष होता है। क्या होता है? खोखला कक्ष। और इस थैली के मुंह पर क्या एक प्रवेश द्वार बना होता है, और उस प्रवेश द्वार से होकर जो जलीय जीव होता है, जलीय जीव जंतु, वो क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और उनके प्रवेश कर जाने के बाद थैली में पाचक एंजाइम इन सूक्ष्म जीवों को पचा डालते हैं। इसी कारण इसको, यानी ये जीवों को खा जाते हैं। तो ये जो पौधा है ये यूट्रिकुलेरिया, इसको कीटाहारी पादपों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के तरफ है। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का साथियों अर्थ होता है मुख्य पोषक तत्व है। क्या अर्थ होता है? मुख्य पोषक तत्व है, पोषक तत्व है, ये ध्यान रखना, ठीक है।
मुख्य पोषक तत्व है। तो देखो पहला ऑप्शन है लोहा, मैग्नीज और तांबा, ये नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है बोरोन, क्लोरीन और निकल, ये भी नहीं होगा। तीसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों का जो समूह होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाता है, मतलब मुख्य पोषक तत्व कहलाता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो देखो पौधों के पोषक तत्वों का वर्गीकरण, कितने वर्गीकरण दिया हुआ है, यहाँ 3 प्रकार का वर्गीकरण दिया हुआ है। पहला है मुख्य पोषक तत्व, जो अभी हमने पढ़ा था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक तो नाइट्रोजन आती है, दूसरी फास्फोरस आती है और तीसरी पोटेशियम आती है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद गौण पोषक तत्व, दूसरा है गौण पोषक तत्व, उसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, इसमें भी 3 पोषक तत्व होते हैं। और मुख्य पोषक तत्व में भी जैसे डीएपी, यूरिया, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह होती है ना, यूरिया नाइट्रोजन की ज़्यादा उसमें परसेंट नाइट्रोजन का होता है। और अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनमें फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। जो तीसरा पोषक तत्व है उसे गौण पोषक तत्व कहा जाता है, उसमें जो अन्य चीज़ें होती हैं जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज आदि। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस शैवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? ऐसा कौन सा शैवाल है जिससे अपने अगार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है अल्बा, जिलीडियम, एक्टोकोपर्स और वोलवॉक्स, 4 ऑप्शन है। तो साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जिलीडियम है, इससे एक ऐसा शैवाल है जिससे हमें अगार प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? अगार प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं? जिलीडियम से। 2 नंबर ऑप्शन सही है अपना। देखिए क्या चीज़ है ये, अगर इसका दूसरा नाम है एगर, और जिलेटिन जैसा उत्पाद बनता है। क्या बनता है इससे? जिलेटिन जैसा उत्पाद बनता है। और मुख्य रूप से लाल शैवाल जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से निर्मित किया जाता है। ये इन 2 चीज़ों से निर्मित होता है। और इसका उपयोग क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी और घरेलू गोरैया। तो इन चारों की अपन यदि बात करें तो दोस्तों ये जो 3 नंबर है ये सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। इसका क्या नाम है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी है, इसकी लंबाई देखो एकदम 5 सेंटीमीटर होती है। यह वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की गुंजन पक्षी, इसका दूसरा नाम होता है बी हमिंग बर्ड। क्या नाम है? बी हमिंग बर्ड। और ये संसार की सबसे छोटी चिड़िया है, इसको चिड़िया भी कह सकते हैं या पक्षी है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये ध्यान रखना, ये क्यूबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? क्यूबा में। क्यूबा एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी होता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है, जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। क्या कर सकता है ये? आगे पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। ठीक है, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह, इसको अपने किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है हर्बेरियम, दूसरा है सभाघर, तीसरा है सेनेटेरियम और चौथा है प्लेटेरियम। तो जब स्थानीय वनस्पति का अपन संग्रह करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं और उसमें सारी जानकारी रखते हैं, तो उस ये क्रिया साथियों हर्बेरियम कहलाती है। क्या कहलाती है? हर्बेरियम। पहला ऑप्शन अपना सही है, स्थानीय वनस्पति के संग्रह को हर्बेरियम कहा जाता है। देखिए क्या चीज़ है हर्बेरियम? हर्बेरियम या पादपाले एक ऐसी जगह है जहाँ शुष्क और परिरक्षित पादप प्रतिरूपों का संकलन अथवा संग्रहण किया जाता है। यानी इनको इकट्ठा करना या संग्रहण करना, ये क्रिया की जाती है। अर्थात हर्बेरियम अध्ययन के लिए सूचीबद्ध व्यवस्थित रूप से संरक्षित पेड़ पौधों का संग्रह किया जाता है। जो संरक्षित पेड़ पौधे होते हैं ना, उनका संग्रह किया जाता है। और एक हर्बेरियम एक संग्रहालय की भांति पौधों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, जैसे व्यक्तियों का या लोगों का जन्म प्रमाण पत्र होता है ना अपन का, उसी प्रकार पौधों के अलग अलग नाम, जन्म प्रमाण पत्र, नामकरण, उनकी प्रजाति आदि के बारे में यह जानकारी
संभाल कर रखता है। कौन रखता है, ये ध्यान रखना, ये हर्बेरियम, ये विधि है वो इनका पूरा रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। व्हेल किस निम्न वर्गों में से किस प्रकार का प्राणी है। व्हेल मछली के बारे में पूछ रहा है कि ये कैसा प्राणी है, मत्स्य प्राणी है, स्तनपायी है, सरीसृप है या उभयचर है, ये ध्यान रखना है। तो साथियों व्हेल मछली की यदि अपन बात करें तो ये एक स्तनपायी है। क्या है, स्तनपायी जानवर है। इसको स्तनधारी भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, देखिए व्हेल विशालतम स्तनधारी प्राणी होता है, स्तनधारी प्राणी है और इसकी लंबाई देखो 32 मीटर तथा लगभग 32 मीटर लंबाई होती है व्हेल मछली की। 32 मीटर बहुत होता है। और इसका वजन होता है 150 टन। कितना होता है साथियों, लगभग 150 टन तक हो सकता है। और जानते हो कि एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, एक टन में कितने क्विंटल होते हैं साथियों, एक टन में होते हैं 10 क्विंटल। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। एंथाफोबिया निम्न का डर है। एंथाफोबिया किसका डर है, ये कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये, अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या कुत्तों का, 4 ऑप्शन है ना। तो एंथाफोबिया का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है पुष्पों से जो डर लगता है उसको एंथाफोबिया कहा जाता है। देखो इसको डिटेल में हम जानेंगे कि पुष्पों के अध्ययन को तो अपन एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। और फोबिया का मतलब होता है एक प्रकार का मनोविकार या भय या डर। ठीक है, जो व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर भय लगने लगता है। अब मानव में कौन कौन से फोबिया पाए जाते हैं उनको आप ध्यान से देखिए। पहला है एंथाफोबिया, वो तो है पुष्पों का डर। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर, किसी को पानी से यदि डर लगता है तो उसको अपन हाइड्रोफोबिया कहेंगे। और मकड़ियों से यदि किसी व्यक्ति को डर लगेगा तो उसको हम कहेंगे अर्कनोफोबिया। क्या कहेंगे, अर्कनोफोबिया। और यदि ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचे जाने पर या किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ने या किसी ऊंची जगह जाने पर यदि किसी व्यक्ति को डर लगता है उसको अपन कहेंगे एक्रोफोबिया। क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। ठीक है, और जानवरों से डर लगने की क्रिया को कहते हैं जूफोबिया। जू जानवरों, इसे याद कर लेना आप। और खून देखकर डर लगना, इसको कहते हैं हीमोफोबिया। हीमोग्लोबिन, खून में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो ये इस प्रकार याद अपन को रह सकता है। और जो लास्ट है गड़गड़ाहट और बिजली का डर, इस चीज़ से यदि किसी को डर लगता है इसको अपन एस्ट्रोफोबिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्ट्रोफोबिया। आगे बढ़ते हैं। गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जेंथोफिल, दूसरा ऑप्शन है रिबोफ्लेविन, तीसरा है विटामिन B12 और चौथा है केरोटीन। तो साथियों जो गाय के दूध में जो हल्का पीला रंग होता है ना गाय का दूध का, वो जबकि भैंस का नहीं होता है। भैंस के दूध का कलर होता है सफ़ेद, और ये जो गाय के दूध का हल्का पीला रंग है वो केरोटीन के कारण होता है। इसमें केरोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि गाय के दूध में केरोटीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। ये एक प्रोटीन होता है और यह प्रोटीन हल्के पीले रंग का होता है। इस प्रोटीन का जो कलर हल्का पीला रंग होता है, इसी कारण है इसमें भी गाय के दूध का रंग भी हल्का पीला रंग हो जाता है। जबकि भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, केसीन प्रोटीन होता है, और इस कारण भैंस का दूध सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान कीजिए। परजीवी पौधा कौन सा है, ये पहचान करनी है। घटपर्णी, अमरबेल, ब्लेयर डरवर्ट और सूरजमुखी। साथियों इन चारों की अपन यदि बात करें तो इनमें से परजीवी की हमने पहले क्वेश्चन में परिभाषा पढ़ी थी कि जो दूसरे जंतुओं या पादपों पर निर्भर रहता है उसे अपने परजीवी कहते हैं। तो यहाँ अमरबेल है, यह परजीवी पौधा है। देखिए अमरबेल के बारे में, अमरबेल एक प्रकार की लता है। क्या है, लता बेल है, जो वृक्षों पर जाल के रूप में लिपटी रहती है। पेड़ पौधों के ऊपर चारों ओर लिपटी रहती है। और ये कैसा पौधा है, एक शाखीय परजीवी है। एक शाखीय यानी ये पौधों के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसमें पत्तियों का पूर्णतः अभाव होता है। अमरबेल जो पौधा है इसमें पत्तियां नहीं होती है, केवल डाली ही होती है।
अमरबेल एक बहुत विनाशकारी लता मानी जाती है और जो अपने पोषक पौधों को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, यानी जिस पे ये लिपटी होती है ना, वो पौधा क्या हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और ये अमरबेल है, ये वो अपना पैर पसार लेती है। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है ना, और खाद्य संग्रहण का कार्य करता है, यह क्या कहलाता है? अदरक के तने को अपने क्या कहते हैं? कंद या प्रकंद या राइजोफेरा या धनकंद? 4 ऑप्शन है। तो साथियों, इसका जो अदरक का तना होता है उसको अपन प्रकंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। ठीक है, देखिए, अदरक रूपांतरित भूमिगत तने का उदाहरण है। इसमें कक्षस्य तथा अगस्त कलिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कलिकाएं पाई जाती है अदरक के तने में, एक तो कक्षस्य और दूसरी अगस्त कलिकाएं। और ये तना शाखा रहित और शाखा युक्त दोनों प्रकार का हो सकता है, ये ध्यान रखना। इसे जिंजीबरेसी फैमिली द्वारा, देखो जो अदरक है वो कौन सी फैमिली से आता है? जिंजीबरेसी फैमिली से, ये नाम याद रखना। जिंजी यहाँ लिखा हुआ है, बरेसी यहाँ पूरा लिखा नहीं जा सकता है साथियों, तो आप ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसे जिंजीबरेसी फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। और अदरक एक तना है, न कि जड़। ये जड़ नहीं है, तने का उदाहरण है, क्योंकि इसमें पैरव तथा पैरव संधि होते हैं। अब आगे है, देखो, फलों के खाने योग्य भाग। सिंगाड़ा जो हम खाते हैं उसका बीज खाया जाता है। ठीक है, क्या खाते हैं? बीज। जैसे अदरक का तना खाते हैं, उसी प्रकार सिंगाड़े का बीज खाते हैं। आगे है इमली। इमली का है मध्य फल बीती खाया जाता है। आम का ये भी मध्य फल बीती। सुपारी और नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है। ठीक है, नाशपाती है, उसका मांसल या पुष्पासन को खाते हैं। लौंग जो हमें काम में लेते हैं वो पुष्प कलिकाएं होती है। हल्दी और आलू, इन दोनों में तना होता है। मूली, शकरकंद और गाजर, इन तीनों में क्या होती है? जड़ होती है। जो हम काम में लेते हैं, मूली, शकरकंद और गाजर में जड़ होती है। ठीक है, जो खाने वाला भाग है वो। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। ग्रीन गोल्ड भारत का कौन है? नीम, गेहूं, शैवाल संवर्धन और बांस। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बांस। बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? देखिए, इसका रीजन ये है कि बांस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और इसलिए इसको तेज़ी से बढ़ने के कारण ही हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना या ग्रीन गोल्ड। बरसात के सीजन में जुलाई से लेकर अगस्त तक इसको लगाया जा सकता है। आगे बढ़िए। साबूदाना जो एक 13वां क्वेश्चन है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है? साइकस से, पाइनस से, मक्का से, या आगे क्या है? कचनार से। इनमें से साबूदाने को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ ध्यान रखना है, साबूदाना साइकस से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। साइकस के तनों से, साइकस जो पेड़ है उसके तने से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। यानी जो इसका तना होता है ना, उसके बीच से, बीच वाले भाग से निकाल कर ये साबूदाना बनाया जाता है। जो बीच वाले भाग को मंड कहा जाता है, इसलिए साइकस का दूसरा नाम है सागोपास, इसे ये कहते हैं। और ये ध्यान रखना, इस साबूदाने में 31% स्टार्च पाया जाता है। कितने परसेंट स्टार्च होता है? 31%। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित का पूछ रहा है ये। तो देखिए, टिक्का रोग मूंगफली, ये सुमेलित है पहला। तो काला टिक्का गन्ना, ये गलत है। दूसरा है रेड रोट चावल का, ये भी गलत है। और श्वेत किट, ये भी गलत है। तीनों गलत है। ये पहला जो ऑप्शन है टिक्का रोग मूंगफली, ये सही है। देखिए आगे, काला कीट रोग होता है वो गेहूं से होता है। किससे संबंधित होता है? काला कीट गेहूं से। और रेड रोट जो है वो गन्ने से संबंधित होता है। और जो श्वेत कीट है वो राई और सरसों दोनों में हो सकता है। श्वेत कीट राई और सरसों में हो सकता है, ये ध्यान रखना। काला कीट गेहूं में होता है। जैसे गेहूं के दाने निकलने लगते हैं ना, उसका जब सीटा निकलता है उसमें वो काला काला हो जाता है, इस कारण इस रोग को काला कीट कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है,
हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है। हड्डी को भी खाद के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पौधे को कौन सा पोषक तत्व मिलता है हड्डी से? नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, सोडियम मिलता है या पोटेशियम मिलता है। तो साथियों ध्यान रखना, हड्डी में फास्फोरस पाया जाता है और वो पौधे को फास्फोरस मिलेगा, जिसके कारण वो पोषक तत्व होगा। कैसे होगा देखिए, बोन मील बारीक और खुरदरी जमीनी जानवरों की हड्डियों का मिश्रण है। ये खुद इन जानवरों की क्या है? जमीनी जानवरों की हड्डियों का मिश्रण है। क्या चीज़? बोन मील। इसे पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अपन ऑर्गेनिक खाद काम में लेते हैं ना, इसी प्रकार ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग में किया जाता है। एक धीमी रिलीज उर्वरक के रूप में, यानी धीरे धीरे काम आने वाली खाद के रूप में हड्डी का भोजन मुख्य रूप से फास्फोरस, यानी इससे फास्फोरस मिलता है, फास्फोरस के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है या किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है लाइकोपीन, दूसरा है कैप्साइन, तीसरा है कैरोटीन और चौथा है एंथोसाइनिन। तो साथियों इसमें जो तीखापन होता है मिर्च में, वो कैप्साइन की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? कैप्साइन की उपस्थिति के कारण। देखो, मिर्च में कैप्साइन या कैप्सिन नामक एक कंपाउंड होता है, वो तीखेपन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, और ये मिर्च के बीच वाली परत में, जो मिर्च में बीच में भाग होते हैं जहाँ बीज होते हैं और एक परत होती है अलग से, उस वहाँ पाया जाता है। यदि उस भाग को अपन अलग कर देंगे तो ये जलन वगैरह नहीं होगी, कम होगी तो भी बाहर वाले भाग में कम होती है, बीच वाले में सबसे ज़्यादा होती है। कैप्साइन जीभ और त्वचा पर पाई जाने वाली जो हमारी नसें है ना, जीभ और त्वचा पर, उन नसों पर असर करता है और उससे क्या परिणाम निकलता है? हमें जलन और गर्मी का एहसास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है? बढ़िया प्रश्न है कि उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है। जो अच्छे प्रश्न है इम्पोर्टेंट, उसके मैं यहाँ गोल कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। उत्तम किस्म का मोती की बात हो रही है। माइटिलस द्वारा, पिक्टाडा द्वारा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा है यूनियो द्वारा और चौथा है एनोडोंटा द्वारा। तो साथियों इसमें जो उत्तम किस्म का मोती है और वो भारत में यदि बात करें तो ये 2 नंबर से ही हो जाएगा। पिक्टाडा किस्म का जो है उससे उत्तम किस्म का मोती मिलता है, या मोती निर्माण का जो जंतु है वो पिक्टाडा है। देखिए व्याख्या पढ़ लेते हैं अपने। भारतीय जलाशयों में निम्न प्रजातियों के मोती प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुख्य रूप से एक तो होता है पिनेक्टिडा रोटिंगा, दूसरा है पिनेक्टिडा वल्गेरिस, तीसरा है माइटिलस, चौथा है पिनेक्टिडा मर्गेरिटिफेरा। ये 4 किस्म के होते हैं और भारत में बहुमूल्य मोती है वो पिक्टाडा, बोलोरिया तथा ऑस्ट्री वर्जिन्यू लेना सीप से प्राप्त होता है, इन 2 से प्राप्त होता है। इन सीपों में जब कोई बाहरी जीव या रेत के कण सीपी के मेंटल तथा कवच के बीच प्रवेश कर जाता है तो मेंटल के चारों ओर चूने का स्राव जमा हो जाता है, और जब ये चूने का स्राव हो जाएगा उससे मोती का निर्माण होगा। भारत में व्यापारिक दृष्टि से सर्वोत्तम लिंगा मोती समुद्री आयस्टर से प्राप्त होता है। यानी सर्वोत्तम व्यापारिक दृष्टि से बात करें तो ये लिंगा मोती जो समुद्री आयस्टर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी दांत रूपांतरित होता है। जो हाथी दांत काम में लेते हैं उद्योग धंधों में या विभिन्न चीज़ें बनाने में, वो कौन सा भाग होता है हाथी का? ऊपरी रत्नक होता है या ऊपरी कृतनक होता है, निचला कृतनक होता है या ऊपरी चवर्णक होता है? आप जानते हो रत्नक और कृतनक और चवर्णक अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। चवर्णक चबाने वाले होते हैं और कृतनक होते हैं वो काटने वाले होते हैं, रत्नक होते हैं वो चीरने फाड़ने वाले होते हैं। तो अपन यदि हाथी दांत की बात करें तो साथियों ये 2 नंबर से ही हो जाएगा। ऊपरी कृतनक होता है वो हाथी दांत के रूप में काम आता है। देखिए हाथी दांत, हाथी का ऊपरी कृतनक दांत होता है जो कठोरतम होता है, ये कठोर होने के कारण ही इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशम किससे बना होता है? केरोटीन प्रोटीन से, कोलेजन प्रोटीन से, इलास्टिन प्रोटीन से और फिब्रोइन प्रोटीन से।
तो रेशम की अपन यदि बात करें तो ये होता है वो फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, ये रेशम कीट है वो सहतूत के पत्तों पर अंडे देते हैं। कहाँ अंडे देते हैं? सहतूत के पत्तों पर अंडे देते हैं। अंडे से इल्ली, जो इल्ली होती है ना, अंडे से निकलती है, वो लार्वा निकलता है जो सहतूत की पत्तियां खाकर इंस्टार लार्वा में बदल जाता है। इसमें रेशम ग्रंथि बन जाती है और फिर क्या होता है, इससे रेशम ग्रंथि से तरल पदार्थ की धारा निकलती है जो वायु के संपर्क में आते ही रेशम के धागे के रूप में बदल जाती है और इसे क्या कहा जाता है? फिब्रोइन प्रोटीन होता है या कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजी पत्री होता है? ऐसा पौधा जिसमें एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री का यहाँ अपने इनकी तुलना करेंगे। ऑप्शन है सरसों, नींबू, प्याज और आलू। ये जो चारों पौधे हैं उनमें से जो प्याज है वो एक बीजपत्री पौधा है। क्या है? ओनियन। प्याज पौधा है वो एक बीजपत्री पौधा है, ये ध्यान रखना। देखिए एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से घास होती है, बांस, गन्ना, अनाज, केला, खजूर, नारियल और प्याज, लिली, ये सारे एक बीजपत्री होते हैं। इनके अलावा आर्किड जो महत्वपूर्ण उपयोगी पौधे हैं वो एक बीजपत्री में आते हैं। और द्विबीजपत्री में कौन कौन से होते हैं? सभी काष्ठीय वृक्ष यानी लकड़ी के वृक्ष होते हैं वो द्विबीजपत्री में, काष्ठीय वृक्ष द्विबीजपत्री में आएंगे। दालें जितनी भी है, चना, मूंग, मसूर, उड़द, ये सारी किस में आएंगे? द्विबीजपत्री में आएंगी। और अधिकांश फल सब्जियां, मसाले, पेय पदार्थ देने वाली फसलें और सजावटी पौधे ये सारे द्विबीजपत्री में आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे साथियों। इसके माध्यम से आप आसानी से आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? मानव निर्मित तंतु कौन सा है ये पूछ रहा है इसमें। पहला है ऊन, ये नहीं होगा, रेयोन, रेशम और कपास। इनमें से मानव निर्मित तंतु के बारे में पूछ रहा है अपन से कि कौन सा है, तो इसमें कौन सा होगा बताइए? 21वें क्वेश्चन में इसमें होगा रेयोन। कौन सा होगा साथियों? रेयोन है वो मानव निर्मित है। बाकी तीनों है, ऊन प्राकृतिक है अपने आप है, रेशम भी सीधा बनता है पेड़ पौधे से, कपास भी पेड़ से बनता है, आप जानते ही हो। ये रेयोन है वो मानव निर्मित है। कैसे है अभी देखिए, रेयोन एक कृत्रिम रेशा होता है, ठीक है ना? क्या होता है? कृत्रिम रेशा। और इसे सेलुलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। सेलुलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है और रासायनिक दृष्टि से यह सूत के समान होता है। किसके समान होता है? सूत के समान। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र माना जाता है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र और सहायक कहा जाता है? कॉकरोच, ये नहीं होगा। केंचुआ, ये सही हो जाएगा। मधुमक्खी नहीं होगी और मक्खी ये भी नहीं होगी। हालांकि मधुमक्खी पालन किया जाता है लेकिन जितना केंचुआ अच्छा मित्र होता है उतनी मधुमक्खी नहीं हो सकती है। देखिए क्यों होता है केंचुआ? केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मृदा का वायवीय तथा चालन करके मृदा को उपजाऊ तथा पौधों के उपयोग के लिए अनुकूल बनाने में सहायक होता है। कौन होता है? केंचुआ। केंचुआ एनिलिडा फाइलम का एक प्राणी होता है। ये भी ध्यान रखना आप है कि केंचुआ किस श्रेणी का प्राणी होता है, तो यह है एनिलिडा फाइलम का प्राणी। आगे बढ़ते हैं, मशरूम क्या चीज़ है? मशरूम क्या है? यानी ये कवक जनित है या जीवाणु से पैदा होती है या पादप से होती है या प्राणी होती है? ये प्राणियों की श्रेणी में या किस श्रेणी में आती है? तो ये मशरूम है ये साथियों, एक कवक है। क्या है? कवक। किस प्रकार है देखिए, मशरूम या इसको कुकुरमुता भी कहा जाता है। ये कवक से बना एक मांसल, कवक से इसका निर्माण होता है। एक मांसल या बीजाणु युक्त फलने वाला पिंड है। बीजाणु युक्त फलने वाला पिंड है जो प्राय जमीन के ऊपर पैदा होता है, जमीन पर पैदा होता है ये, और भोजन का अच्छा स्रोत माना जाता है ये। यानी इसकी से अधिकतर लोग सब्जी ज़्यादा बनाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं मशरूम, और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? इनके अलग अलग नाम है। कहीं छत्रक कहते हैं, कहीं खुम्ब कहते हैं, खुम्ब या खुम्बी और खुम्बी। देखो ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रा में सामान्यतः
अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है? हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार का है? पहला है बीजाणु जनन, दूसरा है बीजाणु जनक, दूसरा है द्विविखंडन, तीसरा है बहुविखंडन और चौथा है मुकुलन। तो हाइड्रा की यदि बात आए तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा। देखिए, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन एक उभार बनता है। समसूत्री विभाजन क्या बनाता है? एक उभार बनाता है, और इसी समसूत्री विभाजन को मुकुल कहते हैं। और मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल से जो अलैंगिक जनन होगा वो मुकुलन कहलाएगी। मुकुल विकसित होकर पूर्ण जीव बनता है, और इसके उदाहरण है यीस्ट और हाइड्रा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? शाकीय पौधा है, किसको भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? आंवला, आम, नीम और तुलसी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा तुलसी। ठीक है ना, तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर क्यों कहा जाता है? देखिए, तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा शाक की श्रेणी में तुलसी है वो शाक की श्रेणी में यानी पौधे की श्रेणी में आती है, इसलिए इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। तो ये तो थे साथियों आज के अपने 25 क्वेश्चन। किस प्रकार लगे? यदि आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक और शेयर करना न भूलें, और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि आगे भी हम इससे अच्छे प्रश्न आपके लिए बनाएंगे। तो साथियों आज बस इतना ही। आप सभी जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।